नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय इतिहास के क्रम में भारत के आधुनिक इतिहास को शुरू किया था तथा भारत के आधुनिक इतिहास के क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से उत्तर मुगल काल या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में देखना शुरू किया था। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि जिस मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में की जाती है तथा जिस साम्राज्य का विस्तार अर्थात जो साम्राज्य अपने प्रारंभिक शासकों के नेतृत्व में अपनी समृद्धि को प्राप्त करता है, वही साम्राज्य कैसे 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो अपने पतन की ओर अग्रसर होता है तथा वही साम्राज्य कैसे 1707 ईस्वी के बाद अपने योग्य शासक तथा योग्य शासन की नीतियों के अभाव में लगभग 1857 ईस्वी के आसपास पूर्णतः पतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो उत्तर मुगल काल के कुल 12 शासक हुए थे उनके बारे में एक एक करके हम लोगों ने उनके क्रम को देखा तथा उनके शासनकाल को देखा। और उसी वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो प्रारंभिक शासक थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम से लेकर मोहम्मद शाह तक को देखा था। अब हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो मोहम्मद शाह के बाद के मुगल वंश के शासक हुए उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु जब 1748 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद मुगल वंश का अगला शासक उसका पुत्र अहमद शाह होता है, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक मुगल वंश की सत्ता संभालता है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है तो इसे स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय मुगल वंश का अगला शासक होता है। आलमगीर द्वितीय का प्रारंभिक नाम अजीजुद्दीन था, जो अपने वजीर गजाउद्दीन के सहयोग से आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण कर 1754 ईस्वी में मुगल वंश का शासक हुआ। यह एक कमजोर शासक था तथा इसका जो शासन का एक प्रकार से संचालन होता था वो इसके वजीर गजाउद्दीन के द्वारा किया जाता था। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि आलमगीर द्वितीय के समय ही पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पलासी का युद्ध जब हुआ था तो उस समय मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद मुगल वंश का अगला शासक शाह आलम द्वितीय होता है। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था, जो अपने पिता की मृत्यु के समय राजधानी दिल्ली में नहीं था, पटना में था तथा अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते इसने खुद को पटना में ही मुगल वंश का अगला शासक नियुक्त किया और शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की। शासक बनने के बाद भी यह लगभग 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया था, जिसका वजह था कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से राजधानी दिल्ली में इतना अराजकता फैल गया था, जिसके कारण शाह आलम द्वितीय शासक बनने के 12 वर्षों बाद तक राजधानी में प्रवेश नहीं कर सका था और अंततः इसने 1772 ईस्वी में मराठों के सहयोग से दिल्ली में प्रवेश किया। इसके बाद हम लोग शाह आलम द्वितीय के समय की जो प्रमुख घटनाएं थी उन्हें एक एक करके देखेंगे। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय के समय 2 मुगल शासक हुए, अर्थात शाह आलम द्वितीय के समय मुगल वंश में 2 शासक हुए। एक था शाहजहां तृतीय, जो आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद दिल्ली में शासन देख रहा था, और एक था शाह आलम द्वितीय, स्वयं शाह आलम द्वितीय था जो पटना में शासन देख रहा था। शाह आलम द्वितीय के समय ही अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण भारत पे होता है और इसी आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 1761 ईस्वी में होता है, जिसमें मराठों की बुरी तरह से पराजय होती है और इसी समय मराठों का जो सपना था संपूर्ण भारत पे शासन करने का, वह लगभग समाप्त सा हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय के समय ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय ही अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली में लगभग 1803 ईस्वी के आसपास हो जाता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय जो था वह अंग्रेजों का पेंशनर शासक बनने वाला मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। तो मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर हुआ, तो शाह आलम द्वितीय। फिर शाह आलम द्वितीय के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय मुगल वंश का अगला शासक होता है, जो 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक मुगल वंश की सत्ता संभालता है। यह अंग्रेजों के संरक्षण में
शासक बनने वाला मुगल वंश का पहला शासक था। फिर अकबर द्वितीय के समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो हम लोग देखते हैं कि अकबर द्वितीय के समय 1835 ईस्वी में जो मुगलों का टकसाल था, टकसाल क्या था, तो जहाँ पे सिक्का ढाला जाता है उसे हम लोग टकसाल बोलते हैं। तो 1835 ईस्वी में मुगलों का जो टकसाल था वो अकबर द्वितीय के समय ही पूर्ण रूप से बंद हो गया और संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपना पेंशन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन की महारानी के पास भेजता है। इसकी मृत्यु 1837 ईस्वी में हो जाती है। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अगला शासक होता है, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम जफर था तथा यह एक प्रकार से शायर शासक था। यह शायर लिखता था तथा जो इसका शायर लिखा जाता था इसके उपनाम जफर के नाम से लिखा जाता था। यह मुगल वंश का अंतिम शासक था तथा इसके बारे में एक और उल्लेख मिलता है कि यह विन्न साम्राज्य का शासक था, अर्थात जो जब यह शासक था मुगल वंश का तो इसका जो साम्राज्य था वो लगभग लाल किला तक ही सिमट के रह गया था। इसने 1857 की जो महान क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें यह अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया, जिसमें जब इसकी पराजय हो जाती है तो इसे बंदी बनाकर 1757 इसमें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है, जहां इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है और इसके साथ ही भारत में मुगल सत्ता का जो है वो अंत हो जाता है। 1857 ईस्वी में जब बहादुर शाह की पराजय हो जाती है तो उसके बाद से 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा किया जाता है तथा भारत में जो मुगलों का सत्ता था वो एक पूर्ण रूप से समाप्त करके ब्रिटिश सत्ता लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके जो शेष मुगल वंश के शासक थे उनके बारे में देखा और इस तरह से बहादुर शाह द्वितीय तक आते आते हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया। तो अब हम लोग इस चैप्टर में आगे मुगल वंश के पतन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विदेशी आक्रमणकारियों ने, उन्हें एक एक करके देखेंगे। वैसे तो ये एग्ज़ाम के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले होता है नादिर शाह का आक्रमण। तो नादिर शाह के आक्रमण के बारे में देखने से पहले हम कुछ इसके प्रारंभिक जानकारियों के बारे में देखते हैं। नादिर शाह का जन्म जो था वो 1688 ईस्वी में खुरासान में हुआ था। यह एक गडेरिये परिवार से संबंध रखता था, अर्थात इसका जन्म गडेरिये परिवार में हुआ था। यह 1736 ईस्वी में ईरान का शासक होता है, अर्थात नादिर शाह ईरान का शासक कब हुआ तो 1736 ईस्वी में। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि भारत पर इसके आक्रमण का कारण क्या था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण का सबसे प्रमुख कारण था मुगलों द्वारा फारस के साथ अपनी राजनीतिक सत्ता का विच्छेद कर देना। अर्थात हम लोग देखते हैं कि मुगल तथा ईरान के मध्य बहुत लंबे समय से कूटनीतिक संबंध बने हुए थे। दोनों देशों के मध्य राजदूतों का आदान प्रदान होता था, जो नादिर शाह के शासक बनने के समय ही मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय भारत पर अपना आक्रमण किया और दिल्ली में उसने भयंकर लूटपाट मचाया, भयंकर खून खराबा किया, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से देखा है। इसके अर्थात नादिर शाह के इसी अभियान को देखते हुए, अभियानों में सफलता को देखते हुए इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग नादिर शाह के बाद अहमद शाह को देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था, जो 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान का शासक होता है। इसे दुर्रे दुरानी कहा जाता था, अर्थात जिसका मतलब होता है युग का मोती। तो अहमद शाह अब्दाली को क्या कहा जाता है, तो दुर्रे दुरानी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए और इसके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य कोई राजनीतिक संबंध अर्थात कूटनीतिक संबंध नहीं था। इसका कारण था बस धन लूटना, अर्थात भारत से धन प्राप्त करना। इसने जो भारत पे अपना 7 आक्रमण किया था उसमें इसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो 5वां आक्रमण था, जिसके फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तथा यह जो युद्ध था वो अब्दाली और मराठों के मध्य होता है, जिसमें मराठों की बुरी तरह से पराजय होती है। अहमद शाह अब्दाली का जो लास्ट आक्रमण था वो 1767 ईस्वी में सिखों के विरुद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली बुरी तरह से पराजित होता है और वापस अपने देश चला जाता है, जिसके बाद से ये वापस भारत पर आक्रमण की सोचता भी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में उत्तर मुगल काल या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में 2 वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से देखा।
पहले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो कारण था मुग़ल साम्राज्य के पतन का उसके बारे में देखा। फिर जो मुग़ल वंश के कुल 12 शासक हुए उन्हें एक एक करके हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण थे, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो आज का वीडियो था वो वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ या फिर इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।